नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 6 की। इतिहास का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, इस अध्याय को, और बढ़ते हैं इस रोचक सफर की ओर जिसका शीर्षक है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक जिज्ञासा से, या यूं कहूं कि एक जिज्ञासा को प्रश्न के रूप में प्रकट किया गया है। वह प्रश्न क्या है? प्रश्न यहां पर यह दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये जो समय है यह चल रहा है मध्य युग का, और इस समय में एक यात्री है जो एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया हुआ है। अब उस नगर के बारे में उसकी आकांक्षाएं कैसी होंगी, वह किस प्रकार की आकांक्षाएं रखता होगा, किस प्रकार से कल्पना करता होगा, इस प्रश्न को हमसे पूछा गया है, इस जिज्ञासा को हमसे पूछा गया है इसके पहले ही पैराग्राफ में, या मैं यूं कहूं कि पहली ही लाइन में। तो दोस्तों, अब ये तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है ना। मान लीजिए कि आज आप वर्तमान में ही, आज ही के दिन किसी जगह पर चले जाएं या किसी दोस्त से मिलने चले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको पहले से उसके बारे में जो कुछ जानकारी है, जो कुछ पता है, उसी के हिसाब से आप उस जगह की कल्पना करेंगे, है ना, आकांक्षाएं रखेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही यह इस बात पर भी निर्भर करता था उस समय कि जिस नगर पर वह यात्री आया हुआ है वह नगर किस प्रकार का नगर है ना। भाई, हो सकता है कि वह जिस नगर की यात्रा पर आया हो वह एक मंदिर नगर हो, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह एक प्रशासनिक केंद्र हो। ठीक है, देखिए आप निश्चिंत रहिएगा, मंदिर नगर क्या होते हैं, प्रशासनिक केंद्र क्या होते हैं, यह हम पिछले अध्यायों में भी देख चुके हैं और इस अध्याय में भी विस्तार से जानेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस नगर पर वह यात्री आया है, कहीं वह एक वाणिज्यिक शहर या पत्तन नगर तो नहीं है, या किसी और प्रकार का शहर तो नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई नगर हैं जो एक साथ अनेक प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ऐसे भी नगर थे जो एक साथ कई प्रकार के हो सकते थे। भाई, वो प्रशासनिक नगर भी हो सकते थे और मंदिर नगर भी हो सकते थे। इसके साथ साथ ही वहां पर हो सकता था कि वाणिज्यिक क्रियाकलाप भी होते हों, कार्यकलाप भी होते हों, है ना, और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। इसके बाद दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यह नक्शा दिया हुआ है, यह एक मैप है ना। इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में बहुत सारी जगहों के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे सूरत को, हम्पी को और मसूलीपट्टनम को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस मैप में जितने भी नाम हैं, यह अपने साथ एक इतिहास लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इनमें से कुछ खास जगहों के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि हमारा विषय ही इतिहास है, ठीक है ना। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं पुष्कर की, तो दोस्तों पुष्कर भारत के राजस्थान राज्य का एक पवित्र शहर है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है। यह कार्तिक पूर्णिमा पर 12 दिनों के लिए अक्टूबर और नवंबर में लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अजमेर की। तो दोस्तों, अजमेर नगर की स्थापना चौहान राजा अजयराज ने की थी। कब की थी? तो मैं आपको बता दूं, 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने? अजयराज ने, जो कि एक चौहान राजा थे। यहाँ पर अजय मेरू दुर्ग भी स्थित है। इसका पुराना नाम अजय मेरू भी है, इसे अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना अजय पाल ने 7वीं सदी में दोस्तों की थी। अजमेर का अर्थ होता है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वृंदावन की। तो दोस्तों, वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, यह प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस पर अनेक मत है, लेकिन घने वन और राधा यानी कि वृंदा की वजह से यहाँ का नाम वृंदावन पड़ा। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूर सेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है अहमदाबाद का। हमने पुष्कर, अजमेर और वृंदावन के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं अहमदाबाद की।
तो दोस्तों मुस्लिम मुजफ्फरीद राजवंश द्वारा 15वीं सदी की शुरुआत में एक स्वतंत्र सल्तनत का शासन गुजरात में स्थापित था। 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद का नाम दिया, या मैं यूं कहूं कि कर्णावती का नाम अहमदाबाद नाम से बदलकर इसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? अहमद शाह ने 1411 में। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद जिक्र आएगा मुर्शिदाबाद का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद का मूल नाम था मकसूदाबाद, जिसे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और 1704 में नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसे अपनी राजधानी बनाया और नाम रखा मुर्शिदाबाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो और यह जानकारी समझ में आ रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है दोस्तों कलकत्ता। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में कालीकाता नाम का जिक्र है। इसके साथ ही मनसा मंगल क्या? मनसा मंगल जो कि एक बंगाली कवि विप्रदास द्वारा रचित है, जो 1495 में रची गई थी, उसमें भी इस नाम का जिक्र आता है। एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉब चार्नोक द्वारा कोलकाता का इतिहास 1690 में एक व्यापार चौकी की स्थापना से शुरू होता है। इसके बाद में दोस्तों नाम आता है सोमनाथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ना। सोमनाथ जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूं काठियावाड़ क्षेत्र, है ना, गुजरात प्रांत का है। महमूद गजनवी ने सन 1024 में लगभग 5000 साथियों के साथ दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और संपत्ति लूटकर उसे नष्ट किया। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज, है ना, उन्होंने इसका पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों सूरत की। आधुनिक सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुई। 1514 में एक पुर्तगाली यात्री दुआरते बारबोसा ने सूरत का वर्णन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिक्र आता है बरार का। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपको सूरत की बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि इस अध्याय में जितनी जानकारी मैं अभी दे रहा हूं ना, इससे अधिक जानकारी आपको जानने को मिल सकती है कुछ नामों को लेकर के, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, या मैं यूं कहूं कि मछलीपट्टनम और हम्पी, है ना। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलते चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम जो कि है बरार, इसके विषय में भी आप जान लीजिए। बरार दक्षिण की सल्तनतों में से एक थी। इसे 1490 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र दोस्तों बरार ही था, जिसे फतेहुल्लाह शाह ने 1984 में स्वतंत्र करके इमादशाही वंश की स्थापना की थी। सॉरी, 1984 कह दिया मैंने, 1484 में, है ना, 1484 में स्वतंत्र करके इमादशाही वंश की नींव डाली थी। इसके बाद में दोस्तों अगले नाम की ओर बढ़ते हैं और अगला नाम है बीदर। दोस्तों दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित एक शहर है बीदर। यहां पर दक्कन की मुस्लिम स्थापत्य कला के कुछ शानदार नमूने उपस्थित हैं। बीदर प्राचीन हिंदू राज्य वारंगल के अंतर्गत आता था। 1324 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है बंबई। बंबई का नाम कौन नहीं जानता। फारस मिस्र के साथ 1000 ईस्वी में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था बंबई। 1348 में इसे आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं ने जीत लिया था। 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से इसे दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है बीजापुर। कर्नाटक में स्थित बीजापुर राज्य का एक प्राचीन शहर है, जिसे विजयपुर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर हम अतीत से जुड़ी हुई संरचनाओं को देख सकते हैं। अतीत से जुड़ी हुई संरचना मतलब जैसे कि महल, किले, मंदिर, मस्जिद, विशाल प्रवेश द्वार आदि इन सभी में शामिल है, जिन्हें हम देख सकते हैं। इसके बाद अगला नाम है गोलकुंडा, है ना।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से लगभग 5 मील दूर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर एक दुर्ग और ध्वस्त नगर आप इसे कह सकते हैं। यह एक दुर्ग है और एक ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। इसका निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में दोस्तों करवाया था। चलिए अब अगले नाम की ओर बढ़ते हैं और अगला नाम है, एक महत्वपूर्ण नाम है जो है हम्पी। जानते हैं हम्पी के विषय में। दोस्तों हम्पी दक्षिणी भारत के एक शहर विजयनगर में स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। 1336 से लेकर 1565 तक यह शहर विजयनगर की राजधानी था। 1986 में प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। दोस्तों यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित एक शहर है। यह कृष्णा जिले का मुख्यालय एवं नगर पालिका भी है। यह नगर 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था तथा 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश, डच एवं फ्रांसीसी व्यापारियों के लिए प्रमुख व्यापारी क्या था, पत्तन था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी जानकारियां मैंने इस वीडियो में इसलिए जोड़ ली ताकि कोई भी चीज आपसे छूटने ना पाए, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए, अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो कुछ नाम है ना, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग है प्रशासनिक केंद्र। जानने का प्रयास करते हैं कि इस हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या जानकारियां हमें इस अध्याय में दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है अध्याय 2 के विषय में, हमने अध्याय 2 में दोस्तों पढ़ा था चोल वंश के बारे में, है ना। अब दोस्तों अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वह वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना। सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में है, तो आप सारे वीडियो जब देखेंगे तब आपको हर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, क्रम से चलना ही हमेशा अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों इस पैराग्राफ में जो हमें बताया गया है वह यही है कि हमें एक कल्पना करनी है, एक इमेजिनेशन करनी है और मान लेना है ऐसा कि हम अपने उसी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चोल राजाओं की जो राजधानी थी क्या है, तंजावुर, है ना। तो तंजावुर जो कि चोल राजाओं की राजधानी है, वहां जो कि 1000 वर्ष पहले थी, उसकी यात्रा पर मान लीजिए कि हम चले गए हैं। अब हमें कल्पना करना है कि हमें वहां पे क्या क्या दिख रहा है। तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं, हमारी कल्पना का आधार होगा हमारा ज्ञान, जो हमें पता है ना, जो बात हमें खबर है उस समय क्या क्या हुआ करता था, है ना। तो इन अगले पैराग्राफों में यहाँ पर हमें विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे पहली लाइन को देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी के बारे में, है ना। ये वर्ष में 12 महीने बहने वाली नदी है और नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती है ना। यहाँ के जो राजा है वो है राजराज, है ना। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित जो है राज राजेश्वर मंदिर, उसकी घंटियां जो है हमें बजती हुई सुनाई दे रही है। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हमें हमारा जो अध्ययन है, जो हमारी पढ़ाई है, वह बहुत ही सरल लगने लगती है, खास करके तब जब हम करते हैं उस पढ़ाई के साथ में इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। ठीक है ना। तो बिल्कुल हमें अपनी कल्पना को बल देना है और देखना है कि किस प्रकार से हम मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और घंटियों की बजती हुई आवाजें हमें सुनाई देने लगी है। लोग जो कि उस नगर के लोग हैं, वहां पर वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है ना। क्योंकि ये जिस वास्तुकार का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, इसकी वास्तुकला बहुत ही प्रशंसनीय है ना। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से क्या किया है दोस्तों, उस मंदिर की दीवार पर जो कुछ भी उत्कीर्ण किया है उसके आगे अपना नाम लिख दिया है ना। और मंदिर के भीतर स्थापित है एक विशाल शिवलिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने इस मंदिर के विषय में अध्याय 2 में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है ना, राज राजेश्वर मंदिर। राजा का और इस मंदिर का नाम बहुत ही मिलता जुलता है, भगवान का नाम मिलता जुलता है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से जो राजा महाराजा थे वह अपनी तुलना ईश्वर से किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह बताया है कि मंदिर के अलावा नगर में और भी बहुत कुछ है। क्या है, अनेक प्रकार के
राजमहल है ना। और इन राजमहलों में कई प्रकार के मंडप बने हुए हैं। अब यह मंडप किन काम में आते हैं? तो दोस्तों जो राजा लोग हैं वह इन्हीं मंडपों में जो है वह क्या करते हैं, अपना दरबार लगाते हैं। दोस्तों अगर आपने जोधा अकबर मूवी जो है वह देखी होगी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से राजा अकबर जो है वह अपना दरबार लगाते हैं, है ना, सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का जो दरबार है वहां पे इन मंडपों के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद में आगे यह भी लिखा है कि यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए, यानी जो उनके अधीन है उनके लिए क्या करते हैं, आदेश जारी करते हैं। और नगर में क्या बने हुए हैं, सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पैराग्राफ की ओर, जिसमें यह लिखा हुआ है कि यह जो नगर है ना, अब जैसे हमें कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है तो हम अपनी कल्पना से आगे बढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि नगर जो है वह उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है। यह हलचल कहां से आ रही है, जहां से अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की क्या हो रही है, खरीद फरोख्त, यानी कि बिक्री हो रही है ना। जहां से ये सब चीजें खरीदी जा रही है वहां से आवाजें आ रही हैं, हलचल मची हुई है ना, चहल पहल है हर तरफ। और नगर के, अगर मैं जल की आपूर्ति की बात करूं कि नगर के लिए जो जल आपूर्ति है वो कहां से होती है, तो दोस्तों वो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुओं और तालाबों से जो है यहाँ के नगर के लिए जल की आपूर्ति होती है। ठीक है ना। अब बात करेंगे उरैयूर की। उरैयूर क्या है, तंजावुर और उसके निकटवर्ती का एक नगर है उरैयूर, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें विस्तार से यह बताया गया है कि जो सूती वस्त्र है उनको किस प्रकार से जो बुनकर है वह तैयार कर रहा है, सभी अभिजात वर्गों के लिए और राजा के लिए, जनसाधारण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहीं से कुछ दूरी पर जो है स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, स्वामी मलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार, है ना, जिनको हम मूर्तिकार कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कांस्य की मूर्तियां बना रहे हैं। ठीक है ना। लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप भी यहाँ पर वो बना रहे हैं। चलिए अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शीर्षक है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। ठीक है ना। दोस्तों इस अध्याय की शुरुआत में ही जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि एक यात्री है जो मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया हुआ है। अब वो कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, इस प्रश्न का उत्तर में हमने यह देखने का प्रयास किया था कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह नगर कैसा है। तो उसके उदाहरण में हमने मंदिर नगर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अब देखते हैं मंदिर नगर यहाँ पे जिक्र आया है, तो तंजावुर जो है दोस्तों वो एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है ना। मंदिर नगर की अगर हम बात करें तो मंदिर नगर का जो नगरीकरण है वो मंदिर नगर नगरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ऐसे समझ लीजिए कि उदाहरण है या प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। नगरीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, आसपास के अन्य सभी नगरों से जुड़े होना, विकास की ओर आगे बढ़ना, है ना। आप समझिए सरल भाषा में कि इसे ही क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। सड़कों के माध्यम से, रास्तों के माध्यम से नगरों को आपस में जोड़ना, खरीद फरोख्त के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना, है ना, आदि सभी चीजें जो है नगरीकरण कहलाती है। खुला वाणिज्य, खुला व्यापार, यह सब कुछ। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नगरीकरण यहाँ पर दिया भी है कि नगरों के विकास की एक प्रक्रिया है। अब दोस्तों इसके बाद जिक्र आता है इस पैराग्राफ में मंदिर का। तो दोस्तों मंदिर इस समय जो हुआ करते थे ना, वह सिर्फ पूजा पाठ के आदि के लिए नहीं हुआ करते थे। मंदिर जो हुआ करते थे वो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे इस समय। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों यह समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए उस समय इतने अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वह मंदिरों का निर्माण करवाते थे। ठीक है ना। मंदिरों को वो बहुत सारी जमीन भी दोस्तों क्या करते थे, दान में दे दिया करते थे, धन भी अनुदान में दे दिया करते थे। और यही जो वह दान देते थे, इससे क्या होता था, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान संपन्न यहाँ पर दोस्तों करवाए जाते थे। और वो भी ऐसे सरल साधारण तरीके से नहीं, पूरे विधि विधान से यहाँ पर जो है संपन्न किए जाते थे। जो भी तीर्थ यात्री हुआ करते थे, है ना, पंडित हुआ करते थे, उनका भी जिक्र यहाँ पर है कि तीर्थ यात्रियों, पुरोहितों, पंडितों,
इन सभी को यहाँ पर दोस्तों भोजन भी करवाया जाता था। ठीक है ना। कई प्रकार के यहाँ पर उत्सव मनाए जाते थे, एक नाम दिया है पर्वोत्सव। यह इन्हीं सब बातों को यहाँ पर दर्शाता है, बताता है। ठीक है ना। इसके अलावा यह चीज और भी आगे लिखी गई है, जोड़ दी गई है कि मंदिर के जो भी दर्शनार्थी थे वह भी इस समय यहाँ पर क्या करते थे, दान दक्षिणा किया करते थे। दोस्तों अब इस आपकी स्क्रीन पर यह जो बॉक्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक मूर्ति दी हुई है दाहिनी ओर, है ना। इस मूर्ति को देखिए। इस बॉक्स में दोस्तों हमें यह बताया है कि मूर्ति बनाने की एक तकनीक है लुप्त मोम। यह क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लुप्त का मतलब होता है गायब कर देना, है ना, छुप जाना, छुपा हुआ, और मोम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लुप्त मोम मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि छुपा हुआ मोम है इस मूर्ति के पीछे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि यह नाम किस तरह से इस तकनीक को सार्थक करता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि मिश्र धातुएं क्या होती है ना। धातुएं क्या है, अधातुएं क्या है, यह आपने पढ़ा ही है। तो कांसे का यहाँ पर जिक्र आया है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज। यह एक मिश्र धातु है ना, एक अलॉय है। और तांबे और रागे यानी कि टिन से मिलाकर के इसको बनाया जाता है। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पर घंटा धातु का भी जिक्र है। घंटा धातु में क्या होता है, रागे का जो अनुपात है वो किसी भी और कांसे की अपेक्षा, कोई भी और धातु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी इसमें टिन ज्यादा होता है। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पर घंटा धातु की बात कर रहा हूं, है ना। इसके पहले मैंने आपको कांसे के बारे में बताया था, जो कि एक मिश्र धातु है, तांबे और टिन से मिलकर के बनती है, रागे से मिलकर के बनती है। अब ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है घंटा धातु, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी बॉक्स में लिखा हुआ है कि चोल काल के समय, है ना, चोल राजाओं के समय जो कांस्य मूर्तियां थी, है ना, वह कौन सी तकनीक से बनाई जाती थी, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब ये लुप्त मोम तकनीक होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता था कि सबसे पहले ना मोम से एक प्रतिमा को बनाया जाता था, एक तैयार की जाती थी प्रतिमा। किससे बनाते थे, मोम से बनाते थे। अब इसके बाद क्या करते थे, बनाने के बाद में दोस्तों जो चिकनी मिट्टी होती थी ना, उससे पूरी तरह से क्या करते थे, उस मोम की प्रतिमा के ऊपर लीप देते थे और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसा करने से क्या होगा, वह जो मिट्टी से उस पर लेपन किया गया है अंदर भीतर की ओर, वह मिट्टी क्या कर देगी, उस मूर्ति का आकार ले लेगी अपने अंदर, है ना। कल्पना कीजिए आप, यह सब कुछ कल्पना से संबंधित है ना। मान लीजिए मोम की एक प्रतिमा बनाई, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर दिया, चिकनी मिट्टी का। अब क्या होगा, मिट्टी अंदर से तो उस मूर्ति के आकार की हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि पूरी मिट्टी पे पूरी की पूरी प्रतिमा पे आपने लेपन किया है ना, और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वह पूरी तरह से सूख जाया करती थी ना दोस्तों, तो फिर उसे गर्म किया जाता था। यहाँ पर देखिए बॉक्स में लिखा हुआ भी है ना। अब गर्म करने से क्या होता था दोस्तों, गर्म करेंगे तो जो मोम है वह पिघल जाएगा, लेकिन वो पिघल के निकलेगा कहाँ, तो उसी मिट्टी के आवरण पे, जो मिट्टी से उसको लीपा जाता था, उसी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद भी बना दिया जाता था, जिससे कि उस छेद के रास्ते से पूरा का पूरा जो पिघला हुआ मोम है वह पिघल करके बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगी, सिर्फ चिकनी मिट्टी, वो भी एक खाली सांचे के रूप में। उसी का हम उपयोग कर सकते हैं। अब वो जो छेद दोस्तों हम बनाते थे ना, जिससे कि मोम पिघल के बाहर निकल जाता था, उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई कोई भी धातु, जिस भी धातु का प्रयोग हमें करना है, जैसे कांसे का प्रयोग करना है, तो पिघली हुई धातु को उसी छेद से अंदर डाल दिया जाता था। और जब वह धातु ठंडी हो जाती थी तो वह ठोस हो जाती थी, और ठोस होने पर जो चिकनी मिट्टी का उस पर आवरण होता था ना, उसको बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही सरलता के साथ में हटा दिया जाता था, और अंदर फिर हमें साफ सुथरी जो है प्रतिमा मिल जाती थी। बाद में उसको क्या कर दिया जाता था, चमका दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, लुप्त मोम तकनीक या लुप्त मोम प्रविधि। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। दोस्तों जैसा कि आप शीर्षक से ही देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर के जो कर्ता धर्ता है उनके बारे में बताया गया है कि मंदिर में जो भी कार्य करने वाले हैं, है ना, तो उनके बारे में यह बताया गया है कि जो भी धन यहाँ पर इकट्ठा होता था ना, अभी हमने देखा कि कैसे राजा लोग अनुदान करते थे, शासक लोग उस समय के जो भी थे, तो उसको व्यापार और साहूकारी में लगा दिया करते थे। अब इससे क्या होता था, शनै शनै यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है धीमे धीमे या धीरे धीरे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता था, और समय के आगे बढ़ते समय के साथ साथ क्या होता था कि बड़ी संख्या में जो पुरोहित और पुजारी है, कामगार है, अलग अलग, देखिए दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग पेशे होते हैं हर समय में, है ना।
लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो जिक्र है शिल्पी का, व्यापारी का, मंदिर आदि का जो जिक्र है यहाँ पे, उसमें लिखा है कि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों और जो तीर्थ यात्री यहाँ पे हुआ करते थे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह क्या करते थे, मंदिर के आसपास बसते चले गए, है ना। और इसी प्रकार से जो मंदिर नगर थे दोस्तों, उनका विकास होने लगा, वह आगे बढ़ने लगे, तरक्की करने लगे, ठीक है ना। जब मैं किसी नगर के विकास की बात करूं ना दोस्तों, या जब भी जिक्र हो किसी नगर के विकास का, तो आप ये समझिएगा कि सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास का जिक्र हो रहा है। किसी नगर का विकास केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केवल वहां की सड़कें ही अच्छी हो, है ना। आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं कि सारी की सारी सुविधाएं अच्छी होने पर ही आपका जो नगर है वह विकसित कहलाता है ना। स्मार्ट सिटी आप इसे ही तो कहते हैं, जहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, है ना, शिक्षा व्यवस्था हो, सड़कें हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यह देख लिया कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे मंदिर नगरों का विकास होता है। और दोस्तों आगे यह भी है कि इसी रीति से मंदिर के चारों ओर जो है अनेक नगर बसते चले गए, धीरे धीरे उनका आविर्भाव होने लगा। और इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन या भीलसा या विदिशा का यहाँ पे जिक्र आता है, और गुजरात में जिक्र आता है सोमनाथ का, है ना। सोमनाथ जिसके विषय में मैंने आपको अध्याय की शुरुआत में ही बता दिया था, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें अंतिम लाइन में इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि कुछ और महत्वपूर्ण, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई और आंध्र प्रदेश का जिक्र आता है तो तिरुपति का नाम जरूर आता है, ठीक है ना। इस मूर्ति के बारे में यहाँ पे छोटी सी जानकारी दी हुई है कि यह कांस्य मूर्ति है, जिसमें कृष्ण को जो है नाग जो था ना, कालिया नाग, है ना, उसके ऊपर जो है जब भगवान नृत्य करते हैं तो उसको काबू में करते हैं, उसे यहाँ पे दिखाया गया है ना। कृष्ण की गेंद जो है वह नदी में चली जाती और नदी में रहता है यह कालिया नाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में दोस्तों दिया हुआ है कि जो तीर्थ स्थल थे वह धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते चले गए, है ना। और यहाँ पर जिक्र दिया है वृंदावन का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है। ऐसे दो नगरों के यहाँ पे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, है ना। इसके अलावा अजमेर जो कि राजस्थान में है ना। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी हुआ करता था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना, आपको याद होगा, है ना, जब मैं आपको मैप के बारे में बता रहा था। और आगे चल करके यह मुगलों के शासन में एक सूबा बन गया, एक मुख्यालय बन गया, ठीक है ना। यह नगर दोस्तों आप याद रखिएगा कि धार्मिक सह अस्तित्व का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पहले जो था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चौहान राजाओं की राजधानी थी, और आगे चल के यह मुगलों के शासन मतलब मुगलों का एक मुख्य सूबा बन गया, है ना, मुख्यालय बन गया। तो यहाँ पे हमें धार्मिक सह अस्तित्व देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो यह उसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऐसा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिक्र आता है एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत का, जिनका नाम है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बारे में हम अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों यह 12वीं शताब्दी में बस गए थे, और उनके दर्शनार्थी और जो भी श्रद्धालु थे, है ना, यहाँ बस गए थे, मतलब यही अजमेर की बात हो रही है। पंथों मतों के हुआ करते थे, सभी लोग उनको बहुत मानते थे, है ना। आगे जब अगर आपको समय मिले तो दोस्तों आप इनके बारे में जरूर जानकारी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने ही यह कहावत दी है कि दिल्ली अभी दूर है ना। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। हालांकि अध्याय 8 में हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर के पास ही यहाँ पर एक पुष्कर सरोवर है, जहां पर प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस अगली हेडिंग को, अगले शीर्षक को, जो है छोटे नगरों का संजाल, ठीक है ना। क्या होता है ये, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिक्र आ रहा है 8वीं शताब्दी का, है ना। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि 8वीं शताब्दी का मतलब 800 से लेके 899 तक नहीं है। 8वीं शताब्दी का अर्थ होता है 700 से लेके 799 तक, यानी कि जब 8वीं मतलब सन 800 की शुरुआत होती है ना। अब आप शताब्दी का अर्थ समझ पाए होंगे स्पष्ट रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, और यहाँ पे लिखा गया है कि जब जैसे ही 8वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो उसी से यहाँ पे यह जो उपमहाद्वीप है, इसमें अनेक छोटे छोटे नगरों का यहाँ पर एक आप ऐसा कहिए कि जाल बिछने लगा था, है ना। और ऐसा इसलिए मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े गांव हुआ करते थे पहले संभवतः, और उसी से जो है यहाँ पर ये नगरों में परिवर्तित होने लगे, है ना।
इन इस लाइन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, है ना, बाद में जिसे मंडी भी कहा जाने लगा, है ना, अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, आप जानते हैं, है ना, यह सब इन्हीं शब्दों से उठ करके आए हुए शब्द हैं जो आप आज हम काफी स्तर पर वर्तमान में भी उपयोग में लाते हैं। तो एक मंडपिका होती थी, यानी कि मंडी हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, इन मंडपिकाओं में, इन मंडियों में आसपास के जो गांव वाले हुआ करते थे वह अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, अनाज है, सब्जी है, आदि चीजें, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उन मंडियों में ऐसी गलियां भी थी जहां पर दुकानें लगती थी, बाजार थे, है ना, इनको हट का नाम दिया जाता है, बाद में इसे हाट कहा जाने लगा। आज भी कोई बुजुर्ग है, कई जगहों पर हम देखते हैं कि हाट शब्द का प्रयोग करते हैं, कि बाजार जाना है, कहते हैं हाट होकर के आते हैं, है ना, तो आप समझते होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया है कि किस प्रकार के जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारीगर थे, है ना, और जो शिल्पी थे, उन शिल्पियों ने, कारीगरों ने जो है, जैसे उनके नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं कि कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, इन सभी के अलग अलग बाजार हुआ करते थे। आप इसको हमारे आज के ही नगर से कंपेयर करके देखिए ना, हर स्तर पर आज भी अगर हमें कोई कार्य करवाना हो तो सभी चीजों के लिए अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग बाजार हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र है जहां पर जाकर हम अपने अलग अलग कार्य को पूरा करते हैं। किराने की दुकान पर जाकर हम सब्जी नहीं लेते, है ना, सब्जी के लिए अलग मंडी है, अलग व्यापार है। तो ऐसा उस समय भी था, यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यापारियों का जिक्र आता है दोस्तों, जो बिल्कुल अपना जो कारोबार था वो उसी नगर में स्थायी रूप से बस गए थे और अपना कारोबार किया करते थे, जबकि जो कुछ अन्य व्यापारी थे वो घूमकर अपना व्यापार करना पसंद करते थे, क्रय विक्रय करते थे चीजों को, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया है कि आसपास में दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में अपनी जो स्थानीय उपज है वह खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद, जैसे कि क्या, जो दूर की चीजें मिलती हैं, जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च, मसाले आदि बेचने के लिए आया करते थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नगर का जो बाजार है उसका एक चित्र दिया गया हुआ है ना, इस चित्र को आप देख सकते हैं। अलग अलग लोग यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जिस हाट का जो जिक्र किया गया था ऊपर पैराग्राफों में, वो है इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों, इस पैराग्राफ में जो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें ये बताया गया है कि जो जमींदार हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, वह किलेबंदी कर लिया करते थे और किलेबंदी कर करके अपना एक महल बना लेते थे। और फिर ये करते थे कि उस क्षेत्र के जितने भी व्यापारी हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, है ना, उन पर कर लगा देते थे, है ना। यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है कि उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। और इन करों को ग्रहण करने के लिए, यानी इन करों को इकट्ठा करने के लिए संग्रहण करने का जो अधिकार था वह किसको दे दिया करते थे? उन मंदिरों को जिन्हें उन्होंने ही बनाया है, जिसका निर्माण उन्हीं जमींदारों ने या सामंतों ने किया है, या फिर मैं यूं कहूं कि कुछ धनाढ्य व्यापारी जो कि बहुत ही धनी थे, बहुत ही धनवान हुआ करते थे, उन्होंने करवाया गया है। ऐसे मंदिरों को जो है अधिकार दे दिया करते थे। ऐसे कई अधिकारों का जो उल्लेख है वो अभिलेखों में दोस्तों किया गया है और यह अभिलेख आज भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है, यह ऐसे ही एक अभिलेख से संबंधित जानकारी है। लेकिन इससे पहले कि इस बॉक्स को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, समझाऊं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चित्र के ऊपर जो दाईं ओर आप देख सकते हैं। यह जो चित्र है एक कारीगर का है, किस प्रकार से जो कारीगर है लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स को। इसका शीर्षक है बाजारों पर कर। दोस्तों यह जो अभिलेख का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर हमें इस बॉक्स में दिखाया गया है, यह राजस्थान से प्राप्त हुआ है 10वीं शताब्दी का, है ना। 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, उसका एक सारांश हमें यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से जो है उसमें शुल्क दिए जाते थे, है ना। तो वो शुल्कों की जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। जो मंदिर के जो अधिकारी लोग हुआ करते थे ना, वह वस्तुओं के रूप में वसूल करते थे, है ना, या किए जा सकते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल का तेल और कपड़े पर यहाँ पर कर लगाए जाते थे। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है दोस्तों कि व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों,
और इसके बाद में तेल, पशु चारा, अनाज, है ना, इनके जो बोरे हैं इन पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य जो कर थे वह कैश यानी कि नकद के रूप में वसूले जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बड़े और छोटे व्यापारी। दोस्तों आप जानते हैं कि व्यापारी आज भी कई प्रकार के होते हैं और उस समय भी कई प्रकार के हुआ करते थे, है ना। उनमें से बंजारों का जिक्र यहाँ पर आता है, ठीक है ना। बंजारे लोग, तो बंजारे लोग जो हुआ करते थे वह भी इन व्यापारियों में शामिल थे, ठीक है ना। और विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी का यहाँ पर जिक्र आता है जो अपना एक संघ बनाते थे, ठीक है ना, यानी एक यूनिटी बनाते थे। और उस संघ का होता था दोस्तों एक मुखिया, और वह जो मुखिया होता था वही घोड़े खरीदने के जो इच्छुक योद्धा लोग होते हैं ना, जो घोड़े खरीदना चाहते हैं, उनसे बातचीत किया करता था। जब भी किसी राजा को या शासक को या किसी को घोड़ा खरीदना हो तो वह उस मुखिया के सामने प्रस्तुत किया जाता था, वह मुखिया उससे बात करता था घोड़े की खरीदने या बेचने से संबंधित जो भी बातचीत होती होगी। अब यहाँ पे आगे यही दिया हुआ है दोस्तों कि चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता होगा उस समय, है ना। ऐसे पक्के पक्के रास्ते तो हर जगह उपलब्ध होते नहीं है ना। पहले के समय की बात हम कर रहे हैं, तो कई राज्य और जंगलों से होकर के उस समय गुजरना पड़ता था। इसलिए वह दोस्तों क्या करते थे कि काफिला बना लेते थे, है ना, इकट्ठे होकर के यात्रा किया करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने फायदे के लिए व्यापार संघ बना लेते थे, है ना, ताकि सब लोग मिलकर के आपस में तय कर लेते थे हैं कि इतना हमें कम से कम लाभ हर एक वस्तु पर प्राप्त होना ही चाहिए। यह सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, है ना। व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे, उसे गिल्ड कहा जाता था। दोस्तों दक्षिण भारत का भी यहाँ पर जिक्र आता है कि दक्षिण भारत में जो 8वीं शताब्दी थी, है ना, और उसी के साथ जो काल था, जो समय था, परिवर्ती काल जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है, उसमें ऐसे कई सारे संघों का जिक्र जो है वह होता है, हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वह है मणिग्रामम और नानादेशी, ठीक है ना दोस्तों। यह जो ये व्यापार संघ जो है यह प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, इसके अलावा चीन के साथ भी दूर दूर तक उस समय व्यापार किया करते थे, ऐसा इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अन्यों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि चेटियार, मारवाड़ी, ओसवाल, कुछ इस प्रकार के समुदाय भी थे दोस्तों। ये आगे चल करके क्या देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए, है ना, मारवाड़ी, ओसवाल, चेटियार आदि। गुजराती व्यापारियों में अगर बात करें दोस्तों, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय यहाँ पर उस समय शामिल हुआ करते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बताया है कि वे दूर दूर तक जो लाल सागर के बंदरगाह है, फारस की खाड़ी है, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया, चीन आदि से व्यापार उस समय किया करते थे, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि उस समय कितने दूर दूर सुदूर देशों तक हमारा व्यापार जो है वो फैला हुआ था। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पिछले साल हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा था उस समय भी हमारा व्यापार अलग अलग देशों के साथ हुआ करता था, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादियों के बारे में हमने पढ़ा है ना। इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचा करते थे और बदले में दोस्तों क्या प्राप्त करते थे, अफ्रीका से सोना प्राप्त करते थे, हाथी दांत को प्राप्त करते थे, और जो एशिया की बात आती है ना, और चीन, तो यहाँ से वे मसाले, टिन और मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि लाया करते थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अगले पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि पश्चिमी तट के जो नगर थे, है ना, उनमें अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ये सब ईसाई जो थे वह आकर के बस गए थे उस समय, ठीक है ना। पश्चिमी तट के नगरों की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, है ना। एक भारत का नक्शा मुझे उम्मीद है कि आप इमेजिन कर रहे होंगे, और पश्चिमी तट की अगर जब बात हो रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि यह कौन से हिस्से की बात यहाँ पर की जा रही है ना। इसके अलावा इस पैराग्राफ में यह दिया हुआ है कि लाल सागर के जो बंदरगाह थे इसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय मसाले, है ना, कपड़े और इतालवी व्यापारियों द्वारा जो भी बेचे जाते थे वो इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीद लिए जाते थे। और वो क्या करते थे, वो यहाँ से खरीद करके आगे जो पूरा का पूरा यूरोपीय बाजार था वहां तक उन्हें पहुंचाया करते थे, और उन्हें उनसे व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ उस समय हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर जिक्र आ रहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु का। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में
जितने भी मसाले उगाए जाते थे, जैसे कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि, यहाँ पर इन सभी के नाम दिए गए हैं। यह सभी यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, अंग बन गए थे दोस्तों उस समय। ये बहुत मतलब आप ये समझिए कि बहुत अच्छे दामों पर उस समय खरीदे जाते थे उन लोगों के द्वारा। भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना हुआ करता था, है ना, और यही वो चीजें थी जो यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक के खींच करके ले आ जाती थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगर का जो रूप था वह बदलता चला गया। अब किस प्रकार बदला, इसके बारे में हमें जल्द ही आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बॉक्स में जिक्र है काबुल का, है ना। काबुल दोस्तों अपने पहाड़ी और भूदृश्य के साथ साथ 16वीं शताब्दी से यहाँ पर नाम आता है राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि का, तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था, है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। कौन? काबुल। ठीक है। और काबुल और कांधार किस लिए प्रसिद्ध थे? रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए यह प्रसिद्ध थे। यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। इसके अलावा घोड़ों का व्यापार भी यहाँ पर जो है इसी मार्ग से किया जाता था। 17वीं शताब्दी का जिक्र आता है। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्टे टैवर्नियर, इनने अनुमान लगाया था दोस्तों कि काबुल में घोड़ों का जो व्यापार हुआ करता है ना, वह प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था। उन दिनों की अगर बात करें तो 30,000 रुपए उस समय के लिए बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, बहुत बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। ठीक है ना। काबुल से दोस्तों इसके अलावा मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंटों पर लाद करके वहां से लाए जाते थे और सभी जगह पर पूरे उपमहाद्वीप पे और अन्य भागों में बेच दिए जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी उस समय लाए जाते थे बिक्री के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है नगरों में शिल्प। दोस्तों यहाँ पर जिक्र आता है बीदर का, है ना। बीदर के विषय में मैंने आपको इस अध्याय की शुरुआत में जानकारी दी थी। दोस्तों बीदर के जो शिल्पकार हुआ करते थे ना, वह तांबा और मुख्य रूप से चांदी, है ना, चांदी में जो जड़ाई का काम किया जाता था ना, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उस समय प्रसिद्ध हुआ करते थे। कौन? बीदर के शिल्पकार। ठीक है ना दोस्तों। और वह इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही दोस्तों उनके नाम पर यानी कि बीदरी पड़ गया। इस चित्र को आप देख सकते हैं, पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। पांचाल का जिक्र दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई आदि शामिल हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि मंदिरों के निर्माण के लिए सभी लोग बहुत ही आवश्यक हुआ करते थे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिरों की ही बात यहाँ पर की जा रही है, इसके अलावा भी जो है जैसे राजमहल हो गए, बड़े बड़े भवन हो गए, तालाब हो गए, जलाशय हो गए, इनके निर्माण में भी ये अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते थे, है ना। इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में कार्य संपन्न हुआ करते थे। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक दो नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सालियार या फिर कैकुला, है ना। अब यह भी बुनकरों के बारे में बताया जा रहा है हमें यहाँ पर पे कि यह बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय आगे चल करके बन गए थे और मंदिरों को ये बहुत भारी मात्रा में उस समय जो है अनुदान दिया करते थे, दान दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी होते थे, जैसे कि कपास को साफ करना, है ना, यह भी तो एक काम ही है दोस्तों। काटना, रंगना भी, है ना, यह सब भी उस समय के स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। ठीक है ना। इसके लिए किसी भी प्रकार की दोस्तों विशेषता की या विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। कोई भी इसका अर्थ है कि कोई भी कर सकता था या करता था या करता था। ये उस एक शॉल के बॉर्डर का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप देख पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं जिसका शीर्षक है शहर के बदलते हुए भाग्य। दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है ना, काल परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, वह जब होता है तो समय के साथ कई सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन इतिहास का, एक महान इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतिहास
जानना समझना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और रोचक हो जाता है। तो ऐसा ही एक शीर्षक यहाँ पर आपके सामने है, शहरों के बदलते हुए भाग्य। देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात का जिक्र हो रहा है, ऐसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्र बन गए थे, और न सिर्फ व्यापारिक केंद्र बने थे बल्कि विकसित व्यापारिक केंद्र हो गए थे, है ना। लेकिन दोस्तों तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर जो है वह पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से अब यहाँ पर सिकुड़ गए थे, ठीक है ना। इसी काल में क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक मुर्शिदाबाद जगह, मैंने अभी आपको मुर्शिदाबाद के विषय में भी बताया था, है ना, रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर गया था और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था। लेकिन इसी शताब्दी के समय, इसी शताब्दी के दौरान उसका जो है सितारा क्या हुआ, डूब गया, है ना। यानी कि वह फिर हो सकता है संभवतः आगे राजधानी ना रहा हो, क्योंकि वहां के बुनकर जो थे वह इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए, है ना। दोस्तों क्या होता है, जब तकनीक की सहायता से कम समय में ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं, जिसे कठिन श्रम कहा जाता है ना, वह ज्यादा लंबे समय तक के उसके आगे टिक नहीं पाते हैं। आप यकीन मानिए कि पूरे आपके इतिहास में, कक्षा 7 के पूरे इतिहास में जो हम मध्यकाल के विषय में पढ़ेंगे उसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर कर आएगा कि किस प्रकार से जो है नई नई तकनीक, और जैसा कि यहाँ पे इंग्लैंड का जिक्र है, उनके सामने, प्रतियोगिता के सामने यह जो लोग थे यह टिक नहीं पाए। जैसा दोस्तों मैंने आपको इस अध्याय की शुरुआत में ही बता दिया था कि आप निश्चिंत रहिएगा, सभी प्रकार के नामों का जिक्र, क्षेत्रों का जिक्र इस अध्याय में होगा, हम करेंगे। वैसा ही एक शीर्षक आपके सामने है, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, नजदीक से एक नजर। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, जिसका शीर्षक है हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। दोस्तों अगर बात करेंगे हम्पी नगर की, तो यह दो नदियों की घाटी में स्थित है, कृष्णा और तुंगभद्रा, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ना। अब दोस्तों 1336 की अगर हम बात करें, है ना, सन 1336 से 1336 ईस्वी में यह एक नगर जो है स्थापित हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का। आप ऐसे समझिए कि यह एक केंद्र स्थल था, है ना। इसके शानदार जो खंडहर हैं, इनसे हमें ज्ञात होता है दोस्तों कि उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो किलेबंदी हुआ करती थी वह बिल्कुल ही उच्च कोटि की किलेबंदी, आप इस चित्र में देख सकते हैं ना, कितने उच्च कोटि की किलेबंदी का उदाहरण जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता था, है ना। और उस समय भी जो किले की दीवारें हुआ करती थी ना, उनको जो बनाया जाता था, उनका जो निर्माण किया जाता था, वो गारे चूने जैसे जोड़ने वाले किसी भी जो मसाले हुआ करते थे उनके प्रयोग से नहीं किया गया था। तो फिर आप पूछेंगे कि कैसे किया गया था, तो जो शिलाखंड होते थे ना, बड़ी बड़ी शिलाओं के टुकड़े, उनको आपस में गूंथ कर, फंसा कर किया गया था। तभी तो आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, है ना, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर गारे या चूने का प्रयोग नहीं किया जाता था दोस्तों, जोड़ने के लिए किसी मसाले का प्रयोग नहीं करते थे, वह आपस में क्या करते थे, शिलाखंडों को फंसाते थे, गूंथते थे, है ना। ओके ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक टूटी हुई दीवार का जो है यहाँ पे बुर्ज का दृश्य आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यह बॉक्स पढ़ते हैं। इस बॉक्स का शीर्षक है एक किला बंद नगर। जानते हैं इसमें क्या कुछ खास है। एक पुर्तगाली यात्री का यहाँ पर जिक्र आता है जिसका नाम है डोमिंगो पेज, है ना। इसने 16वीं शताब्दी में दोस्तों हम्पी नगर का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। मैं शब्दशः यह वर्णन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह डोमिंगो पेज का 16वीं शताब्दी का वर्णन है। आप भी सुनिए शब्दशः क्या उसने वर्णन किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। दोस्तों डोमिंगो पेस का यह जो अभिलेख है, जो जानकारी है,
इससे हमें क्या पता चलता है कि गोवा से जो लोग आते थे ना, जिस प्रवेश द्वार से वो गुजरा करते थे, उस द्वार के भीतर राजा ने क्या किया हुआ है, एक नगर बसा के रखा है। और नगर ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही सुदृढ़ है, यानी कि बहुत ही सुरक्षित है, प्राचीरबद्ध है, घेराव है के अंदर है, और दीवारें और बुर्जों से वह सुरक्षित है। ठीक है ना। और यह भी बताया है कि ऐसा जो नमूना है, जो मॉडल है, वह और भागों की, अन्य भागों की अपेक्षा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दाहिनी ओर आप नजर डालिए, कुछ जानकारी दी हुई है, मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने शासनकाल में दोस्तों, जो विजयनगर था ना, वहाँ के जो शासक थे, है ना, उन्होंने जलाशय और नहर जो है, इसके निर्माण कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा रुचि ली, है ना, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, कहाँ के शासकों ने? विजयनगर के शासकों ने। ठीक है ना। यहाँ पे जिक्र आता है मालदेवी नदी का। मालदेवी नदी के ऊपर दोस्तों 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का यहाँ पर निर्माण हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर उसकी लंबाई मतलब बताया गया है कितना बड़ा है, 1.37 किलोमीटर। ठीक है ना। कृष्णदेव राय की बात यहाँ पर आती है दोस्तों, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा तेनालीराम के साथ में, है ना। तो कृष्णदेव राय जो है, यहाँ पहाड़ियों के बीच के एक विशाल प्रस्तर बांध का यहाँ पर निर्माण उन्होंने विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। ऐसे अनेक नगर निर्माण कार्य हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम्पी की वास्तुकला का जब भी जिक्र आता है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ की वास्तुकला बहुत ही विशिष्ट प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है ना। यहाँ के जो भवन हुआ करते थे ना दोस्तों, उसमें आपको गुंबद और मेहराब देखने को मिलेंगे, भव्य गुंबद और भव्य मेहराब देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों आपको बड़े बड़े कक्षों को भी देखने को मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े कक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि स्तंभ वाले कक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मूर्तियों को रखने के लिए जो है आले भी बने हुआ करते थे। ठीक है ना। यह हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना एक रथ है, जिसका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। तो मैं बात कर रहा था उन विशाल कक्षों की जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। स्थान, आले का अर्थ होता है एक स्थान जहां पर हम मूर्ति को रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो कमल और टोडो की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने भी हमें जो है यहाँ पर जो बाग बगीचे थे उनमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात आती है 15वीं और 16वीं शताब्दी की। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद के समय में हम्पी जो है वह उसके समृद्धि काल में था, है ना। और बहुत सारे वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी वह इस समय यहाँ पर आए, मतलब हर समय देखने को मिलती थी। ठीक है ना दोस्तों। हम्पी की जो समृद्धि है उसका वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। दोस्तों उन्हीं दिनों में हम्पी जो था उसके जो बाजार थे वहां पर मुस्लिम सौदागर, है ना, यानी कि मुस्लिम व्यापारी लोग, है ना, सौदागर लोग, चेट्टी, पुर्तगाली, इन सभी के बारे में हमने पहले इस अध्याय में पढ़ा है ऊपर, है ना। यूरोपीय व्यापारी और इनके एजेंट जो हुआ करते थे ना, इनका सभी का जमघट लगा हुआ रहता था। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि मंदिर जो था वह सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उस समय हुआ करता था, यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियां वहां पर होती थी। और देवदासियां जो थी, विरूपाक्ष शिव जो है यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है, इनके मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा हुआ करती थी। राजा प्रजाजन जो थे उनके समक्ष नृत्य किया करती थी। कौन? देवदासियां, जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे जिक्र होता है महानवमी पर्व का, है ना, जो नवरात्रि के नाम से जाना जाता है दक्षिण में, है ना। उन दिनों दोस्तों हम्पी की जो बात आती है तो उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण यह पर्व माना जाता था, है ना। महानवमी पर्व के नाम से उस समय जाना जाता था। और पुरातत्वविद जो है उन्होंने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। इसके बाद दोस्तों इस अध्याय में, इस पैराग्राफ में आगे यह है कि स्वागत सत्कार करता था और जो उसके व्यक्ति अधीन हुआ करते थे उनसे अलग अलग प्रकार के उपहार आदि वह लिया करता था। यहाँ पे अनेक प्रकार के नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध वाले कार्यक्रम हुआ करते थे, देखने को मिलते थे। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 1565 के समय में जो दक्कनी सुल्तान थे ना, यह मैप में आपने इनके नाम देखे होंगे, मैंने आपको विस्तार से बताया था थोड़ा थोड़ा इतिहास इनके बारे में। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, है ना, इनके शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का जो है दोस्तों
विनाश हो गया। अब जिक्र आता है सूरत का, है ना। इसके विषय में मैंने आपको बताया था, इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार यहाँ पर नाम दिया गया है दोस्तों। सूरत मुगल काल में कैम्बे यानी आज का जो खंबात है ना, और इसके कुछ ही समय बाद का जो अहमदाबाद है, उसके साथ साथ दोस्तों गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। वाणिज्य केंद्र से तात्पर्य क्या है दोस्तों, यानी कि एक ऐसे स्थान की बात हो रही है जहां पे अलग अलग प्रकार के विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला जो माल है वो खरीदा या बेचा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बाजार ही है, बाजार का एक पर्यायवाची है, या बाजारों को, अलग अलग प्रकार के बाजारों को, हाटों को संबोधित करने के लिए यह शब्द उपयोग में लाया जा रहा है, वाणिज्य केंद्र। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए दोस्तों एक क्या था, मुख्य द्वार हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि सूरत जो है ना वो एक सर्वदेशीय नगर था। सर्वदेशीय नगर का क्या मतलब होता है, यानी एक ऐसा नगर जहाँ पे सभी प्रकार की जाति के लोग, सभी प्रकार के धर्मों के लोग सब आपस में रहा करते थे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सर्वदेशीय नगर। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। यहाँ पर देखिए हुंडी का अर्थ आपको बताया जा रहा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा करवाई गई जो रकम होती है उसको दर्ज किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। हुंडी यानी आप ऐसे समझिए कि एक जगह जमा करवाई है और दूसरी किसी जगह पर उस दस्तावेज को दिखाकर उसे पुनः प्राप्त कर लिया जा सकता है, उस रकम को, उस राशि को। इसे कहा जाता है हुंडी, ठीक है ना दोस्तों। तो यह जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पर यह बताया गया है कि सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी उस समय जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचा करती थी, है ना। अब राज्य ने विश्व के सभी भागों में दोस्तों नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह उस समय जो है वह बना रखे थे, है ना। और वो जो भवन थे वह बहुत ही भव्य थे, है ना। और इसके अलावा बहुत ही सारे, असंख्य यहाँ पे शब्द का उपयोग हो रहा है, मनोरंजक स्थल भी वहां पर थे। तो सूरत में काठियावाड़ी सेठों ने और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी और यहीं पर हुंडियों को जो है जारी किया जाता था, जो दूर दूर तक, यहाँ तक कि मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में इसे मान्यता प्राप्त थी। अब आप सोचिए उस समय इतने दूर दूर तक के इन दस्तावेजों का जो है उपयोग किया जाता था, जिन्हें हुंडी के नाम से प्रदर्शित किया जाता था, हुंडियों, है ना, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि लेकिन 17वीं शताब्दी के जो अंतिम वर्ष थे दोस्तों, उसमें सूरत का भी जो है वह क्या हो गया, अधपतन प्रारंभ हो गया, है ना। यानी धीरे धीरे वह भी नष्ट होने लगा, आप ऐसे समझ लीजिए। और इसके बहुत सारे कारण थे, है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो बाजार थे, उसकी उत्पादकता थी, वह सब धीरे धीरे खत्म हो गई, हानि होने लगी, है ना। दोस्तों क्या होता है, जब भी शासक वर्ग हार जाता है तो ये इस प्रकार की हानियां जो है वह हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, बंबई, वर्तमान जो किया मुंबई है, उसमें प्रतिस्पर्धा, मैंने आपको बताया था 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनका मुख्यालय था दोस्तों वह बंबई में ही स्थापित कर लिया था। और आज भी अगर हम सूरत की दोस्तों बात करें तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, शीर्षक को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहां पर यह नगर जो है वह स्थित है, कौन सा, मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हुआ करती थी दोस्तों मसूलीपट्टनम में, कब, 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मसूलीपट्टनम, है ना, इस पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिशें जो है वह की किसने, हॉलैंड और इंग्लैंड, दोनों ही देशों ने की। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि तब तक के आंध्र प्रदेश, जो आंध्र तट की मैं बात करूं, उसका सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, कौन, मसूली यानी मछलीपट्टनम, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम का किला जो है हॉलैंड वासियों ने बनाया था। यहाँ पर दाहिने और आप देख रहे हैं गुमाश्ता लिखा हुआ है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, गुमाश्ते का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, है ना, उनको क्या कहा गया है यहाँ पे, गुमाश्ता कहा गया है। यानी यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनियां थी, जो ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, मार्केटिंग करती थी, उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके जो प्रभारी अधिकारी थे उन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसका शीर्षक है मछुआरों का एक गरीब नगर।
दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते, जिनका नाम क्या था, विलियम मैथवर्ड, है ना, इन्होंने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया। 1620 का यह वर्णन है। इन्होंने यह बताया है कि यह गोलकुंडा का एक मुख्य पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, यानी यहाँ की जो बसाहट है वो कैसी है, घनी है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से यह बना हुआ है। ना ही यहाँ पर अच्छी जगह स्थित है, ना ही ये जो है अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत जो है वह खारे पानी के हैं, यानी पीने के लिए भी यहाँ पे सही पानी उपलब्ध नहीं है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है कि जो यहाँ पे जिक्र आता है कुतुब शाही शासकों का, है ना। तो गोलकुंडा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो जैसे कपड़े हो गए, मसाले हो गए, है ना, अन्य चीजों की जो बिक्री होती थी, इस पे अपनी जो मोनोपोली है यानी एकाधिकार है, वो गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने स्थापित कर लिया था। अब एकाधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपके शहर में शक्कर की अगर एक ही दुकान हो जहां से शक्कर मिलती हो और कोई दुकान शक्कर प्राप्त ही नहीं होती उस शहर में, तो वह अपनी मनमानी कर सकता है, अपने मनचाहे रेट पे शक्कर दे सकता है, क्योंकि उससे पता है कि दूसरी किसी और जगह तो शक्कर मिलने वाली नहीं है। जिसे भी खरीदना है मेरे ही पास से खरीदनी पड़ेगी। इसे कहते हैं दोस्तों एकाधिकार, यानी एक का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में मोनोपोली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये एकाधिकार लागू कर लेते थे जिससे कि वहां का जो व्यापार था वह पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं चला जाए, इस बात का भी इन्हें डर था, है ना, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलग अलग जो व्यापारी थे, विभिन्न व्यापारी थे, उनका जो ग्रुप था, जो समूह हुआ करते थे, वो कुंडा के कुछ कुलीन वर्ग, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमेटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली यहाँ पर बना दिया था दोस्तों। इसके बाद में इस पैराग्राफ की अगली लाइन में जिक्र होता है मुगलों का। मुगलों ने जब गोलकुंडा तक अपनी शक्ति दोस्तों बढ़ा ली थी उस समय, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मीर जुमला, है ना, जो कि मुगलों के एक सूबेदार थे, प्रतिनिधि सूबेदार थे, वह एक स्वयं भी सौदागर भी थे, है ना। उन्होंने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था और 86-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यूरोपीय कंपनियों के सामने और भी अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आकर के यहाँ पर खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने उनको आपस में भिड़ा दिया था, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा, है ना। कंपनी की जो नई नीति थी वह अंतर्गत केवल मतलब वो ऐसी थी कि सिर्फ इतना ही पर्याप्त उसके लिए नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, तो और कौन सी बात उसके लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता उसको महसूस हो गई थी दोस्तों उस समय कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी यहाँ पर अदा करें। दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, ऊपर हमने अध्याय में देखा है ना। एक और जानकारी यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें दी गई है कि जब कंपनी के जो व्यापारी थे, बंबई जो कि आज वर्तमान में मुंबई है, कलकत्ता यानी वर्तमान का कोलकाता और मद्रास यानी कि वर्तमान का चेन्नई, है ना, यहाँ पर जो है चले गए, तब क्या हुआ, तब जो मछलीपट्टनम यानी कि जो मसूलीपट्टनम है अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही क्या कर गया, गवा बैठा, यानी कि खो दिया, उसने खो बैठा। और दोस्तों फिर जब 18वीं शताब्दी का समय आया तो उस समय क्या हो गया, इसका भी अधःपतन हो गया और यह एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं रह गया। जीर्ण शीर्ण मतलब जिसकी हालत खराब हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है नए नगर और व्यापारी। दोस्तों इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो यूरोप के देश थे ना, खास करके 16वीं और 17वीं शताब्दियों में, ठीक है ना, वह दो चीजों के तलाश में लगे हुए थे। वह थी एक तो मसाले और एक थे कपड़े, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यूरोप, पश्चिमी एशिया दोनों जगह यहाँ पर लोकप्रिय हो गए थे क्या, मसाले और कपड़े।
अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए दोस्तों इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया, ठीक है। और प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर, ये नाम यहाँ पर आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, और वीरजी वोरा ऐसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, अब ये बड़े भारतीय व्यापारी थे उस समय, है ना, कौन, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा, है ना। इनने, अब इनके पास क्या था उस समय ना, जहाज हुआ करते थे, यानी कि बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं एक दो जहाज है, बड़ी संख्या में उस समय इनके पास जहाज हुआ करते थे, तो उन्होंने इनका मुकाबला किया, है ना। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, इन्होंने समुद्री जो व्यापार था ना, उस पे ये चाहते थे कि अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लें, ठीक है। तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दोस्तों इन्होंने नौशक्ति का उपयोग किया, और उस समय जो भारतीय व्यापारी थे उनको अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर दोस्तों उस समय कर दिया, ठीक है। और अंततः हुआ क्या, परिणाम हमें देखने को मिला कि अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आगे स्थापित हो गए थे। आगे यह भी दिया हुआ है कि वस्त्रों जैसी वस्तुओं की जो मांग थी दोस्तों, उसमें बहुत ही तेजी आ गई थी, और तेजी आ जाने की वजह से जो अधिक लोग थे वह कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा उन्होंने अपना लिया, क्योंकि अब डिमांड जिस चीज की हो उसी चीज में फायदा अधिक होता है, आप जानते हैं, है ना। और इन शिल्पों का जो है बहुत उस समय क्या हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है ना। भारतीय वस्त्रों के जो रूप थे, रंग थे, डिजाइन थे, या और ज्यादा इसमें ये परिष्कृतता आती चली गई, यानी परिष्कृत होते चले गए, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर बताई गई है कि इस काल में जो शिल्पकार थे ना, उनकी जो स्वतंत्रता थी वो घटने लग गई। क्यों घटने लग गई, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अब वह जो है किसी और के लिए काम करने लग गए थे, है ना। यहाँ पे बताया गया शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लग गए थे। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो यूरोपीय एजेंट थे ना उस समय, उनने पहले से ही क्या कर लिया था, उसकी पेशगी ले ली थी। भाई अगर मैं आपको कहता हूं कि आप एक काम करिए, तो उस काम को करने के लिए जो खर्च आएगा उसका कुछ हिस्सा पहले मुझे आपको देना होगा, क्योंकि काम मेरा है, मैं आपसे करवा रहा हूं, तो उसे ही आप समझिए कि पेशगी। तो पहले से वो पेशगी ले लेते थे उन एजेंटों से, और उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना हुआ करता था। अब बुनकरों को जो था उस समय उनका कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी, यानी वो खुद से नहीं बेच सकते थे। उन्हें तो जो कंपनी के एजेंट थे उन्होंने जो डिजाइन जिस प्रकार से सेट कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, उन्हें उनको ही मतलब जो कपड़े थे वो उनकी मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे और बेचना पड़ता था। तो ऐसे में आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि उस समय जो शिल्पकार हुआ करते थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वह घटने लग गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी की बात आती है दोस्तों। इस समय क्या हुआ कि बंबई, कलकत्ता और वर्तमान चेन्नई यानी कि उस समय का जो मद्रास था, इन नगरों का यहाँ पर उदय होने लगा। आप जानते हैं कि ये आज के प्रमुख महानगर हैं, ठीक है ना। शिल्प की अगर हम बात करें या वाणिज्य की बात करें, तो उस समय यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन आए, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है कि जो बुनकर और कारीगर हुआ करते थे, साथ ही जो सौदागर थे, वह उस समय नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में जो है स्थानांतरित हो गए, है ना। ब्लैक का मतलब होता है देसी व्यापारी, है ना। शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, और जो गोरे शासक थे उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास यानी अपने रहने का जो ठिकाना था वह बनाया था, स्थापित कर लिया था। और 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले साल यानी कि अगले वर्ष पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस चित्र को देखिए, 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क का यह चित्र है। आप देख सकते हैं इस चित्र में किस प्रकार से यह मजदूर यहाँ पर बैठा हुआ है ना। यह संभवतः इस कार्ड को उठा करके ले जाता होगा, ठीक है ना। यह अलमारी रख रहे हैं यहाँ पर मजदूर, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस अध्याय के अंत में यहाँ पर वास्को डी गामा के बारे में बताया गया है ना, और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया गया है। तो जैसा यहाँ पर दिया गया है मैं आपको शब्दशः बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है दोस्तों कि 15वीं शताब्दी जो थी, उस समय जो यूरोपीय नाविक हुआ करते थे, है ना, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, किस लिए, ताकि वह समुद्री मार्ग खोज निकाले, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा, अगर सरल रास्ता मिल जाएगा, आने जाने में आसानी होगी और व्यापार अधिक से अधिक कर पाएंगे, दूसरी जगहों पर जाकर के मसाले इत्यादि कपड़े वो सब बेच पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वास्को डी गामा का जिक्र आता है दोस्तों। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक आप कह लीजिए वह था, ठीक है ना। वह अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करी उसने, और केप ऑफ गुड होप से होकर के निकल करके
वह महासागर को पार कर दिया और पहुंच गया हमारे भारत में। ठीक है ना। और उसने जो थी अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में दोस्तों समय कितना लगा था उसको, 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। अगर इसकी मैं बात करूं दोस्तों वास्को डी गामा की, तो 1498 का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। 1498 में कालीकट पहुंचा और इसके अगले ही साल यानी इसके अगले ही वर्ष वह जो था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को लौट गया था। दोस्तों यह जो समुद्री यात्रा उसने की थी उसके दौरान यानी उस समुद्र यात्रा के समय 2 जहाज नष्ट हो गए थे। 170 यात्री जो थे उसमें से केवल 54 ही उस समय जीवित बचे थे। और इतने सारे प्रत्यक्ष खतरे होने के बावजूद दोस्तों जो है जो वो मार्ग खोले या जो खोजे गए थे वह बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए। ठीक है ना। यहाँ पर आगे यह भी लिखा गया है कि उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज का एक अन्य जो फायदा था, जो शुभ परिणाम था, वो यह था कि जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस का यहाँ पे जिक्र आता है। उसने भारत पहुंचने का मार्ग दोस्तों खोजने का प्रयास किया और खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके वह पश्चिम की ओर यात्रा करने के लिए निकल गया। पश्चिम की ओर यात्रा करने का उसने निश्चय किया और उसका दोस्तों ऐसा सोचना था, ऐसा मानना था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो वह पश्चिम की ओर से भी भारत को पहुंच सकता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। एक स्थान से भी निकलेंगे तो वापस में घूम फिर के वापस एक स्थान पर लौट सकते हैं। तो उसने कहा कि वह जा सकता है पश्चिम की ओर से जाकर भी। और 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर वह पहुंच गया। और वेस्ट इंडीज के तट का नाम भी इसी भ्रांति के कारण पड़ा, है ना, क्योंकि उसको लगा कि वह इंडिया पहुंच गया और वहां पे लिखने लगा कि यह इंडिया है, यह ऐसा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी जानकारियां हैं। तो इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा क्योंकि यह पश्चिम की ओर यात्रा करके वहां पर पहुंचा था। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां पर जो है आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में उस समय कर लिया और उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यह वास्को डी गामा का चित्र है, पुर्तगाली नाविक, है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसकी सभी जानकारियों को आपने विस्तार से सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की लिंक को आप साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वह भी इस वीडियो को देख पाएं, इस जानकारी को प्राप्त करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।